हर सरकार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं मूवर एंड शेकर। इस सरकार में अगर कोई मंत्री है जिसे कहेंगे मूवर और शेकर, वो हमारे अगले गेस्ट हैं। प्लीज वेलकम द मिनिस्टर फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स एंड शिपिंग, श्री नितिन गडकरी, विद अ वेरी बिग हैंड। सर माइक। गडकरी जी, जर्नलिस्ट जो हैं वो अक्सर मंत्रियों की तारीफ नहीं करते, लेकिन मैं शुरू करूंगा आपकी तारीफ इस बात से कि कुछ दिनों पहले किसी सेक्रेटरी से मैंने पूछा कि कौन है मंत्री जो अपने टारगेट्स की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ये सब आवाजें हो रही है, जेएनयू, हैदराबाद, लेकिन उन बीच में कौन सा मंत्री है जो अपने टारगेट्स अचीव करने की वाकई कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने 2-3 नाम दिए, जिसमें से आपका नाम आगे था। क्या है, क्या जादू है नितिन गडकरी में कि लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी वाकई एक एफिशिएंट मंत्री बनकर लोगों के सामने आए हैं? क्या है आपकी सीक्रेट, क्या है? देखिए, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत जानकार हूँ, ऐसा नहीं है। पर जो काम मुझे मिलता है वो काम मैं रिलीजियसली करते रहता हूँ। अब मुझे थोड़ी चिंता ये है कि मेरा टारगेट, मुझे अभी लग रहा है कि मार्च एंड तक जो कहा शायद पूरा नहीं होगा। अभी क्या है वो टारगेट? ऐसा था कि मैं मार्च एंड में 30 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन के टारगेट को मैंने तय किया था और 10,000 किलोमीटर के काम देना। तो शायद 10,000 किलोमीटर मैं पूरा कर पाऊँगा। और जो आज हमारा 18 किलोमीटर पर डे है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो समय बचा इसमें ये फास्ट कैसे हो सकता है। पर निश्चित रूप से वो 25 होता है या 26 होता है या 24 होता है या 30 होता है, ये तो समय बताएगा। तो मैं फिर एक बात है कि मैं फिर बहुत बार अपना काम जो है वही करते रहता हूँ, बाकी काम में फिर मैं ध्यान नहीं देता। और कभी कभी फिर प्रधानमंत्री जी को भी मैंने कहा कि मुझे अब एक काम दे दिए, वो मैं करते रहूँगा, जो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी 4 काम आप दोगे तो हमारा समय फिर इधर उधर डाइवर्ट होगा। नहीं, मैं इसलिए भी ये पूछूंगा, अब वो रहा अच्छा सवाल, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नितिन गडकरी जी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बिजनेस स्टैंडर्ड में, TN नाइनन ने लिखा है, वो कह रहे हैं नितिन गडकरी जी ये हवाबाजी कर रहे हैं कि 18 किलोमीटर रोज रोड्स ऐड हो रहे हैं, टारगेट मेरी 30 किलोमीटर की है। वाकई जो स्थिति है, जमीनी हकीकत है, वो इतने किलोमीटर नहीं बन रहे हैं जितने आपने लोगों को आश्वासन दिया है। कहीं आपने ये भी कहा कि 2000 पोर्ट्स बनेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या इसमें भी कुछ जुमला है या वाकई 18 किलोमीटर रास्ते रोज बन रहे हैं देश में? देखो, मैं जुमले तो कोई करता नहीं और पत्रकार और मीडिया से कभी डरता नहीं। 2 बातों का कारण है कि मैं झूठ बोलता नहीं और झूठ प्रॉमिस नहीं देता। अगर मैंने जुमले अगर खड़े किए और काम नहीं किया तो आप बैठे हो, ब्रेकिंग न्यूज़ लगाओ और मुझे पूरा एक्सपोज कर दो। सच्चाई ये है जो नम्रतापूर्वक मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में जो प्रोसेस में है। जैसे आज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक के इसमें सबसे ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन पर डे हो रहे हैं, 18 किलोमीटर, ये भी सबसे ज़्यादा है। और ये 18 किलोमीटर अगर हो रहे हैं तो ये कौन से रोड है, इसका डाटा मैं आपको आधा घंटे में दे सकता हूँ ताकि आप देख सकते हैं। ये भी बात एक आधी बार मेरी कमी रहेगी और गलती होगी तो मैं पब्लिकली उसको स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करता। शुरुआत में मैंने आपको ये भी कहा कि जो 30 किलोमीटर का जो हाईवे मैंने टारगेट तय किया था मार्च एंड तक, अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद पूरा करूँ या ना करूँ, शायद नहीं कर पाऊँगा। ऐसा थोड़ा सा मुझे जो रिव्यू मीटिंग मैंने ली उससे लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि मैंने 30 किलोमीटर का टारगेट तय किया था पर मैं नहीं पूरा कर सका। मैं 25 या 26 या 27 किलोमीटर कर सका, लेकिन 18 किलोमीटर आप कर रहे हैं। 100%। किसी भी जर्नलिस्ट को अशोक सिंघल आपके ऑफिस आ सकता है इस प्रोग्राम के बाद और आप दिखाएंगे अशोक सिंघल जी नहीं, भगवान आए। देखो, इसमें कोई चिंता मत करे राजीव जी, मैं अशोक सिंघल और भगवान में कोई फर्क है? कोई भी आए। देखिए, पहली बात मैं आपको खुला आह्वान देता हूं और आपके सामने अभी इसी चेंबर में सबको देता हूं, केवल इसका
मेरा बोलने का अर्थ अहंकार और एरोगेंस से मत जोड़िए। वो आत्मविश्वास और अहंकार दो शब्दों में अंतर कम है। मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपको जो देखना है, जो चेक करना है, मैं प्रूव करके दूंगा जो मैं कहूँगा। और इसलिए ये आपको ही नहीं तो आपके मीडिया के मार्फत देश की जनता को, पत्रकारों को और सभी को मैं ये कहूँगा कि आपको जो मैंने कहा है और उसमें से जो बात नहीं हुई, हाँ एक बात जरूर है। अब जैसे मैं 111 रिवर्स को इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसमें से गंगा पर 3 मल्टी मॉडल हब और 30 वाटर पोर्ट बन रहे हैं। उसमें से 3 मल्टी मॉडल हब जो है उनके ऊपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, लैंड एक्विजिशन पूरी हो गई है और 30 बनाने वाले हैं। ऐसा मैंने कहा कि 111 नदियों को हम लोग वाटरवेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें संसद ने 5 ही वाटरवेज को मान्यता दी है। 111 का बिल लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में नहीं हुआ है। मैंने प्रिवेंटिव तैयारी के रूप में 36 डीपीआर बनाने का ऑर्डर दिया, वो तैयार किए हैं। जिस दिन राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा तब तक मैं ये काम वहाँ नहीं कर सकता। और इसलिए ये पूरे नदियों के द्वारा जो वाटर पोर्ट बनेंगे वो 2000 बनेंगे, ये मैंने कहीं कहा था। अब ये 2000 वाटर पोर्ट बनाने के लिए समय लगेगा। अब जब मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट पानी पर होगा, तो आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले पहली बार वो सैनिया कंपनी का एटो 900 गाड़ियाँ शिप में कांडला पे आई, तो ये शुरू हुआ। अब कैसा है कि कुछ चीज़ें जो होती है पाइपलाइन में होती है, कुछ से कुछ समय लगता है, और कुछ समय ऐसा तो मैं दावा नहीं करता कि मैंने आज कहा और कल होगा। पर एक बात मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने ध्यान में रखी है और उसका मैं पालन करता हूँ, और वो अगर मैंने नहीं की होगी तो आप जैसे देश के सभी पत्रकारों को मैं कहूँगा कि मैंने गलत किया तो मुझे एक्सपोज करिए। एक, मैं झूठ बोलूँगा नहीं, झूठ आश्वासन दूंगा नहीं, और मैंने बोली हुई बात अगर नहीं कर पाई तो पब्लिकली मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ लगाइए, मुझे मेरा बैंड बाजा बजा सकते हैं आप, और आप जितना कहना कहिए, पर जब तक आप इस बात को मैंने झूठ बोला ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं तब मुझे अन्याय मत करिए। यानी आप कह रहे हैं ये जो आपने आश्वासन दिए हैं कि 2000 पोर्ट्स बनेंगे, आप कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते? नहीं, इसके बारे में मैंने क्या आप काम कहते हैं 30 किलोमीटर रोड बनेंगे, आप समय सीमा नहीं दे सकते, लेकिन ये आपके टारगेट्स हैं। देखिए 2000 पोर्ट के बारे में जो मैंने मीडिया में कहा है, एक समय सवाल पूछा गया था कि 111 और 5 116 रिवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तब 111 रिवर पर जैसे एयरपोर्ट है, बस पोर्ट है, छोटे छोटे वाटर पोर्ट बनेंगे, और वो वाटर पोर्ट बनेंगे, इसकी संख्या 2000 तक जाएगी, और ये बनाने का हमारा प्लान है। जहाँ तक गंगा की बात है, जैसे मैं आज आपको कह रहा हूँ जी, ये भी आपको सबको आह्वान देता हूँ, गंगा में लैंड एक्विजिशन तीनों मल्टी मॉडल हब वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज पूरा हुआ है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, फराक्का के गेट का सुधारने का काम दिया, 4000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हमने दे दिए हैं। गंगा पर काम चालू है, 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करने वाले हैं, और वाराणसी टू हल्दिया 1620 किलोमीटर फर्स्ट फेज में है। अब ये मैं कह रहा हूँ ये सच है। अभी आपको और ताजुब बता रहा हूँ, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वैसे हमने रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को शुरू किया है, और फराक्का से हल्दिया ये रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को भी मैंने इनॉग्रेट कर दिया है, वो भी पूरी हो गई है। हाँ, तो ये जो हुआ है सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो था वो ब्यूरोक्रेट, मैंने कहा सेक्रेटरी जो कह रहे हैं, नितिन गडकरी जो है बड़ी एफिशिएंटली अपने टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो विरोधी हैं, खास करके आपके पुराने मित्र दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं कि नितिन गडकरी जो है वो बिजनेसमैन फर्स्ट है, मंत्री बाद में है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया आप पर कि जो जोजिला का टनल है कश्मीर में, उसमें आपने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया बगैर टेंडर के, और ये कहा जा रहा है कि आईआरबी कंपनी जो है वो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, उनको पहले भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। ये बार बार आरोप क्यों लगता है कि क्योंकि आप इतने कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, इतने टेंडर्स दे रहे हैं, कि गडकरी जो है वो मंत्री कम बिजनेसमैन है, और कुछ बिजनेसमैन को वो फेवर कर रहे हैं? किस तरह से? पहली बात तो ऐसा है कि आप दिल्ली के पत्रकार बहुत बड़े हैं, आपको दिल्ली छोड़कर कभी गाँव में शायद आपके व्यस्तता के कारण समय नहीं मिलता है, तो आपको ये पता ही नहीं कि कौन नेता क्या कर रहा है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं जहाँ किसान आत्महत्या करते हैं वहाँ मैं काम कर रहा हूँ।
वहाँ मैंने 1250 नक्सलाइट बेल्ट में मैं एकल विद्यालय चलाता हूँ। और कांग्रेस के शासन में महाराष्ट्र सरकार ने हमको पहला अवार्ड दिया, इस साल के शासन ने दूसरा दिया। और रूरल डेवलपमेंट में रिसर्च डेवलपमेंट के अनेक काम ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर मैं करता हूँ। 15,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। और ये अगर मैं बिजनेस करना होता तो मैं रोड कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन में जाता, जिसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ। दूसरी बात, ये दिग्विजय सिंह तो बहुत आरोप करते, मैं उसको महत्व नहीं देता, आपको उनको सीरियसली ना तो लो। मैंने कोई भी काम ई टेंडर के बिना कभी दिया नहीं है। और दूसरी बात, आप अकेले नहीं बैठे हैं, ये जितने लोग हैं ये बिजनेसमैन हैं और इनके जितने कॉन्ट्रैक्टर 100-200 काम कर, ये सब जानते हैं बाजार में एक चीज भी तुमने की तो ना आती है। मैं आह्वान देता हूं कि मैंने 1.5 लाख करोड़ के काम दिए हैं, उसमें से एक भी कॉन्ट्रैक्टर मेरे मुंह पे नहीं, आपके मुंह पे नहीं, आपके कान में भी बोल देगा कि इस काम के लिए मुझे नितिन गडकरी को पैसा देना पड़ा, तो आप जो बोले वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। रही जोजिला की है, ये जो टनल है ये ऐसी जगह पर है कि जहां साल में 4 महीना ही काम हो सकता है। इसका 3 बार ग्लोबल टेंडर निकला है। कौन सा है? ग्लोबल टेंडर। इसके बाद 3 बार टेंडर निकलते हुए हर बार एक ही टेंडर आया है। और इस तीसरे बार टेंडर जो आया है वो हमारी एस्टिमेट कॉस्ट से भी कम आया है। तो सीवीसी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर एक टेंडर अगर दूसरे बार आता है तो उसको स्वीकारना चाहिए। अब हमने 3 बार ट्राई किया और ये भी टेंडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये 6,000 करोड़ रुपए वो खुद अपने खर्चा करेगा। और उसने सब जो आरोप लगाया ना दिग्विजय सिंह ने, आप उसका लेटर लेके मेरे ऑफिस में आज आ जाओ और वही के वे सब कागज देख लो। विदाउट टेंडर देने का तो सवाल नहीं उठता। मैं तो टॉयलेट के पेपर भी खरीदना है तो मेरा ऑर्डर है टेंडर से खरीदी करो। मैं ये लफड़े में कभी पड़ता नहीं हूँ और आप जैसे लोग कोई मुझे अड़चन में ला नहीं सकते, क्योंकि मैंने तय किया है कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी विदाउट टेंडर कुछ नहीं करना। तो पहली बात, 3 बार टेंडर हुआ है, एक व्यक्ति आया है, देश का सबसे डिफिकल्ट काम है और वो जो टेंडर वो जो काम है वो एस्टिमेट कॉस्ट से कम आया है। अगर मेरा किसी के साथ संबंध रहता तो मैं उसके साथ उसको बोलता कि और बढ़ा दे कीमत। और 1 मिनट, और तीसरी बात, ये कंपनी की बात कर रही है, इसका पहले भी आप लोगों ने भी बहुत चलाया। आप में से कोई व्यक्ति मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सका। ये यूपीए सरकार ने मेरे को पत्र दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। हाँ, आपने राजनीतिक नुकसान मेरा जरूर किया, क्योंकि इसके कारण मेरे ऊपर कारण नहीं होते हुए लांछन लगा, पर मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ बिगड़ा। ये कैसा देश है कि 1,14,000 करोड़ एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो हमारे बैंक के सामने है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम है उस लिस्ट में, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन छोटा किसान अगर एक बार अपना लोन रीपे नहीं कर पाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कैसा देश है? आज आप कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री डू वी वांट, गडकरी जी? जब आप कहते हैं कि उद्योगपति, जरूर उद्योगपतियों को हमने बेनिफिट देना चाहिए, पर किन उद्योगपतियों को? ये कांग्रेस सरकार पर भी इल्जाम था कि क्रोनिज्म चल रहा है, कुछ चंद उद्योगपतियों को बेनिफिट मिलता है और मेजॉरिटी लोगों को कोई, जो स्मॉल एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 1,14,000 करोड़ के एनपीएस बैंक में है और किसान के खिलाफ एक बार अगर वो कर्ज चुका नहीं पाए तो उसकी जमीन हड़प लेते हैं। ये क्या, किस तरह का देश है सर? देखो, पहले कि किसान को जो 8 लाख करोड़ क्रॉप लोन बांटा जाता है, उसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताऊंगा। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और बिजली मुफ्त में और इंटरेस्ट कॉस्ट 0% करके हम लोन देंगे। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल देना चाहिए, आप करिए। पर मैंने ये अनुमति देने के बाद बीजेपी के इंटरनली मैं बहुत लोगों के नाराज़गी का बना कि ये क्या किया आपने। तो मैंने कहा मैं कन्विक्शन के साथ हूँ, मैंने सही किया और मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मैंने येदियुरप्पा को कहा शुरू करो। पहली बात, मेजॉरिटी राज्य सरकार में एग्रीकल्चर लोन का इंटरेस्ट आज अनेक जगह पर 0% आता है, अनेक जगह 2 या 3% आता है। ऑलरेडी भारत सरकार ने 4% की सब्सिडी दी है और ये जो 8 लाख करोड़ जो बांटा जा रहा है, जो प्रायोरिटी सेक्टर में है, ये लगभग अनेक राज्य सरकार 0% पे दे रही है। अगर उसने अगले साल पैसा बराबरी में अगर वापस किया तो 0% में मिल रहा है। तो पहली बात,
राज्य सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी को या केंद्र की हो, हमने 4% एग्जम्पशन दिया और आज किसानों को सस्ते में लोन 0 इंटरेस्ट पे अनेक जगह मिल रहा है। एक बात जो है जो मैं ही बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे में डेयरिंग है। देखिए, बैंकों में जो डिफॉल्केशंस है वो 2 प्रकार का है, एक मैलाफाइड है, एक बोनाफाइड है। जो मैलाफाइड डिफॉल्केशन है उसके ऊपर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जब्ती करना चाहिए, उसकी घरदार प्रॉपर्टी करो। पर परिस्थितियां ऐसी बनती है, जैसे आज शुगर इंडस्ट्री के बीच में हालत हो गई कि ब्राज़ील में 16 रुपये किलो शुगर का भाव हो गया, तो यहाँ तो कॉस्टिंग तो 24-30 रुपये किलो आती, तो पूरी बैंड बाजा बच गया। लोहे में ऐसा हुआ कि जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे सस्ते में चाइना से स्टील आने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडस्ट्री के तरफ देखकर ये कोई तो भी चोर है, ये कोई भी दुश्मन है देश का, ऐसा मत समझिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो रही थी तो मुझे एक बार प्रणब मुखर्जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुलाया था। मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था, तो मैं उनको जब गया तो मैं विजय मल्ल्या को जानता भी नहीं, मेरे कोई संबंध नहीं उनसे। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनको कहा, प्रणब जी कुछ भी करिए, ये एयरलाइंस को बचाइए। तो उन्होंने मुझे कहा, आप ये क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा, देखो मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि ये एयरलाइंस बंद होगी तो बीजेपी का साल का 25 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा, कैसा होगा? मैंने बोला, ये जिस दिन इसकी एयरलाइंस कैंसिल हुई उस दिन जेट वाला अपना रेट 4000 से बढ़ा देता है, तो इसलिए कंपटीशन होगी तो सस्ते में टिकट मिलेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो इस देश में कंपटीशन टिकनी चाहिए। टेलीकॉम में कंपटीशन हुई इसीलिए 70 पैसे पे आया, तो ये अगर जिंदा रहेगी तो दूसरे लोग गैंगअप होकर कार्टेल नहीं करेंगे, इसलिए इसको जिंदा करेंगे, क्योंकि कंपटीशन जिंदा रहने से कंज्यूमर का फायदा। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने